नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं ये आपका शो जहां पर बाकी के दिन हम बात करते हैं कल के बाजार की, लेकिन अब आज बाजार का आखिरी कारोबारी दिन था और अब अगले हफ्ते ही बाजार खुलेंगे 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है और बाजार में आपको क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, कौन सी जगह निवेश के मौके बनेंगे, कहां आपको बच के रहना है। देखिए अभी वैसे भी बाजार में काफ़ी अनिश्चितता भरा माहौल है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। तो ऐसे में बाजार के अगले हफ्ते की तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स रिसर्च के एडवाइज़र पंकज रांदल साहब। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। तो पंकज जी के साथ हम बातचीत करेंगे और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, ना सिर्फ स्ट्रैटेजी बल्कि आपके सवालों के जवाब भी। लेकिन उससे पहले अब चूंकि पूरा हफ्ता खत्म हुआ है तो जरा एक नज़र मार लेते हैं कि क्या कुछ रहा, किस तरह के नंबर्स रहे, आज का बाजार कैसा रहा। तो जून सीरीज़ के पहले दिन, आज सीरीज़ का पहला दिन था, बाजार में हमने देखा कि एक दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी सेंसेक्स दोनों गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 182 पॉइंट्स गिरा, 81,451 यानी 81,451 पे बंद हुआ। निफ्टी 83 पॉइंट गिरा और 24,751 पर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर हमने इंडेक्स में फ्लैट क्लोजिंग होती हुई देखी। हालांकि निफ्टी बैंक इंडेक्स में बढ़त रही, जो हमने आपको कल भी बताया था कि आज निफ्टी बैंक इंडेक्स अच्छा कर सकता है और ये देखिए उसने अच्छा किया भी। तो यहाँ पर 200 पॉइंट से ज़्यादा की रैली दिखी। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी जो थी वो पीएसयू बैंक शेयरों में रही। ये बात भी कल निकल कर आई थी जब हम आपसे इसी कार्यक्रम में बात कर रहे थे, यानी कि कल का बाजार में, कि निफ्टी बैंक अच्छा कर सकता है, उसमें खासतौर पे पीएसयू बैंक की परफॉर्मेंस पे नज़र रखनी होगी। और आज पीएसयू बैंक्स ने ऑलमोस्ट 3% के गेंस यहाँ पर दिखाए हैं। इधर पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसा मैंने कहा करीब 3% की बढ़त पर बंद हुआ। तो वहीं मेटल, पीएसई, आईटी शेयरों पर थोड़ा प्रेशर दिखा। ऑटो, तेल, गैस, एफएमसीजी शेयरों पर भी आज दबाव ही रहा। तो ये तो था नई सीरीज का पहला दिन। अब एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है तो जरा उनका आइडिया ले लेते हैं। आज के दिन में एफआईआईज ने बिकवाली की कुल मिलाकर 6,500 करोड़ के आसपास की और डीआईएस की खरीदारी रही 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो ये बड़े निवेशकों के आज के सौदे रहे हैं। अब अगले हफ्ते के, अच्छा ज़रा ये नंबर्स भी देख लेते हैं। तो ये 29 मई तक का डेटा है एफआईआईज की खरीदारी का। इसमें मतलब आज का दिन जो है वो इंक्लूड नहीं है। 18,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी एफआईआईज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि डीआईएस की कितनी खरीदारी रही है 29 मई, ये पूरे महीने की बात हम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 58,500 करोड़ रुपए की खरीदारी, यानी घरेलू निवेशकों ने एक बड़ा पार्टिसिपेशन दिखाया है इस महीने के दौरान, मई महीने के दौरान। और उसी की बदौलत भी है कि बाजार आपको काफ़ी बेहतर दिखा। खराब भी हो सकता था लेकिन बेहतर दिखाई दिया। उसके पीछे ये बड़ा आंकड़ा है 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, जो कि डीआईआईज खरीदते हुए नजर आए हैं। अब इन सारी बातों के आधार पे अगला हफ्ता कैसा हो सकता है इसकी बात करेंगे। पंकज जी, ये हफ्ता तो बीत गया, थोड़ा मिक्सा रहा, अगले हफ्ते हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए विपिन जी, कल जिस तरीके से निफ्टी की एक जो क्लोजिंग हुई है थ्रू आउट द डे, कल की बात कर रहा हूं मैं, एक डोजी फॉर्मेशन दिया है और 900 का एक हाई दिया हुआ था। आज दिन भर में 3 से 4 बार 900 के हाई को इन्होंने क्रॉस किया और डोजी के कल के हाई के नीचे ये बंद हुआ। तो एक छोटा सा क्लस्टर है 24,900 का। अगर ये सरपास हो जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा है, लेकिन बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट के अंदर वो 25,025 के ऊपर यहाँ पे विटनेस होती हुई दिख सकती है। ओवरऑल जो जून की सीरीज होती है वो आमतौर पे काफी पॉजिटिविटी के साथ में क्लोज होते हुए पिछले 6 साल के अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एक ही साल ऐसा है कि वहाँ करीब करीब 2% की गिरावट थी। बाकी थ्रू आउट द 6 ईयर्स जून की जो क्लोजिंग है वो करीब करीब 2.5 से 3% तक की अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। मुझे लगता है कि 25,025 के ऊपर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी। एफआईज नेट शॉर्ट्स में बैठे हुए करीब करीब 80% के आसपास में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिनारियो रहेगा अगले वीक का, तो 25,025 के ऊपर सुपर शॉर्ट कवरिंग होगी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी अभी एक ओपन टेरिटरी में आती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि
56,550 और 56,800 तक की लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिलनी चाहिए। बार्गेनिंग पावर जो है वो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर निफ्टी से बेहतर है। निफ्टी बैंक में निफ्टी से बेहतर बार्गेनिंग पावर, वो हमने आज भी जलवा देखा। और खास तौर पे बैंक निफ्टी अच्छा चला, फिर पीएसयू बैंक्स और अच्छे चले, तो वही कमोबेश जो है स्थिति अगले हफ्ते भी रहेगी। 55,749 का लेवल आज था और 56,550 से लेकर 56,800 के लेवल अगले हफ्ते के लिए पंकज जी देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के लिए कहना है, प्रेडिक्शन है कि 25,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हमको वहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एफआईआईज या अन्य जो संस्थागत निवेशक हैं वो हैवी शॉर्ट्स पर बैठे हैं। तो एक अंदाज़ा वहां से लगाते हुए कि 25,000 के ऊपर जाएगा या टच करता है तो फिर वहां से शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। एंड जहां तक जून सीरीज जिसकी शुरुआत हो गई है उसकी बात करें, तो पंकज जी ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पे एक आध मौके को छोड़ दें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक बढ़त पे ही वो पूरी सीरीज जाती हुई देखी, 2 से 2.5% अप होके ही वो सीरीज समाप्त होती है। तो इस बार भी वही उम्मीद हम यहाँ पर करेंगे। तो ये तो बात होगी ब्रॉडर मार्केट्स की। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर शेयर्स जहाँ पर आप नजर रखना चाहेंगे अगले हफ्ते पंकज जी? जी बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स मेरे बाइंग के रहेंगे और दोनों स्टॉक आज के दिन पूरे सुर्खियों में रहे हैं। मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा विपिन जी, उसमें मैं मुथूट फाइनेंस की एक बाय करने की सलाह दूंगा, जिसको 2200 की रेंज में इसको बाय करना है। 2165 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 2255 और 2280 का इसका टारगेट हम लोग विटनेस कर सकते हैं। जिस तरीके के मुथूट के आज के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और ओआई एडिशन जिस तरीके से दिख रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये काउंटर अभी फिलहाल नजर आया हुआ है। 6% के आसपास की ये आज के दिन में तेजी दे चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से आगे और भी ये सेम मूवमेंट एंटिसिपेट हो सकता है और 2280 तक के क्लस्टर्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा विपिन जी, मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो इटरनल पे रहेगा, जोमेटो के ऊपर। आज के दिन की बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, कल की बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के साथ में ही अगला वीक मुझे इसके जो टारगेट्स लगते हैं 255 से लेके 261 तक के टारगेट्स विटनेस हो रहे हैं। 239 रुपए 50 पैसे 240 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा 233 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और जो डिलीवरी के जो वॉल्यूम्स हैं काफी मैसिव है इसके अंदर के, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक बाय का काउंटर बन सकता है। राइट, तो यहाँ पर दो काउंटर्स हैं जो पंकज जी दे रहे हैं। वन इज एटर्नल जो आपके सामने है, यहाँ पर 255 से लेकर 261 रुपए तक के टारगेट्स आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे 233 रुपए पर। स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे दिखाई देता हुआ शेयर है। दूसरा है मुथूट फाइनेंस, और यहाँ पर भी पंकज जी को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपके लिए 2280 के टारगेट्स दे रहे हैं। 2165 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। जैसा उन्होंने कहा कि ये शेयर्स आज भी एक्शन में थे और उम्मीद बरकरार है कि अगले हफ्ते भी इनमें एक्शन दिखाई देगा। ठीक है जी, ये बात हो गई अगले हफ्ते की, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की भी बात हो गई। अब आपके पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लेते हैं। जो हमारे दर्शक रोज हमें अपने अपने स्टॉक्स भेजते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर आदित्य, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। आदित्य जी गुड इवनिंग, और क्या स्टॉक्स हैं आपके? गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए। मेरे पास सर दो स्टॉक्स है। एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है 1053 पे 200 क्वांटिटी, और एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है 609 पे 200 क्वांटिटी। तो आगे के 2-3 महीनों के लिए इसमें क्या किया जा सकता है? राइट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको पसंद है, आपने पीएनबी लिया है और साथ में एलआईसी भी लिया है। तो चलिए, पीएनबी हमारे सामने है, एलआईसी का ये चार्ट है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे। 200 शेयर हैं पंकज जी इनके पास, 153 के भाव पे, माफ़ कीजिए 1053 के भाव पर। थोड़ा सा लॉस है 8-9 रुपए का, क्या कर सकते हैं? जी देखिए, जिस तरीके का पीएनबी का स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर, एक कंसोलिडेशन का एक फेज दिख रहा है यहाँ पे। पिछले 6 से 7 सत्रों में इसमें एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक संभालने वाला काउंटर है, लेकिन 1063 के ऊपर ही इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली हम लोग विटनेस कर सकते हैं। इसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 1020 रुपए का, और ये काउंटर को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 1063 के ऊपर इस काउंटर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं। 1100 तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में हम लोग विटनेस कर सकते हैं इसमें। जी, तो बजाज हाउसिंग, माफ़ कीजिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को 1023 का आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, और 1063 ये अगर पास करता है
तो फिर आपको 1100 रुपये तक की रैली देखने को मिलेगी। तो स्टॉप लॉस ठीक है 120 1020 1023, लेकिन 1063 ये लेवल काफ़ी अहम होंगे। इसको क्रॉस किया तो फिर वो 1100 जो आपको टारगेट के तौर पे नज़र आ रहा है वो होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा था इनका सर LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसमें क्या सलाह होगी? सर एलआईसी के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम जो क्लोजिंग में हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला है। पिछले 3 दिनों से इसके वॉल्यूम के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग इजाफा हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे, और टारगेट जो रहेगा वो करीब करीब 620 रुपए तक के आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। 5 से 6% तक की एक तेजी अगले हफ्ते में यहाँ पे विटनेस हो सकती है। ओके जी, तो यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज भी अच्छा था, तो अभी इसको भी आप होल्ड कीजिएगा। आगे ये 600 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा और एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। टारगेट 620 के यहाँ पर दे रहे हैं पंकज जी। तो चलिए, दोनों हाउसिंग फाइनेंस शेयर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अशोक कुमार, चंडीगढ़ से आप हमें कॉल कर रहे हैं। अशोक जी, क्या शेयर्स हैं आपके पास? हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरे पास 2 शेयर्स हैं। एक स्पंदना स्फूर्ति है NBFC 400 के रेट पे 2000 शेयर है सर, और एक ऑर्किड फार्मा है एट द रेट ऑफ 800 1500 शेयर सर। ठीक है, तो ऑर्चिड फार्मा को हम पहले लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुका है। 800 शेयर है, 1500 के, माफ कीजिए 1500 शेयर है 800 के भाव पर, और 171 रुपये से ज़्यादा का लॉस है हर शेयर पर। तो यहाँ थोड़ी चिंता की बात। ऑर्चिड फार्मा में सर क्या सलाह दे सकते हैं इन्हें? सर डेफिनेटली एक चिंता की बात ही है। पिछले अगर हम लोग 2 महीने का अगर हम लोग चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो एक लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे विटनेस हो रहे हैं। 3 दिन पहले एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला है। स्विंग लोस का एक बड़ा क्लस्टर जो है वो 700 के आसपास यहाँ पे तोड़ता हुआ दिखा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में RSI भी काफी निगेटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पे प्ले हो रहा है। यहाँ पे तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर आप लंबे अवधि के अगर निवेशक हैं तो इसमें 600 रुपए की स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इसको लिए हैं तो मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट लेना ज्यादा बेहतर है। चलिए जी, अब तो ऑर्चिड फार्मा में फिलहाल मजबूती के संकेत नहीं। अगर आपने हाल फिलहाल के लिए ही ये शेयर लिया था तो फिर एग्जिट की सलाह है। लंबा कुछ नज़रिया देख के अगर आपने लिया था सर तो फिर 600 का स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ा बने रहें, वक्त वक्त पे सलाह लेते रहें। दूसरा आपने वंदना बोला था, क्या शेयर था? हाँ जी, स्पंदना, माफ कीजिएगा। हाँ सर, उस पर क्या राय दे सकते हैं इन्हें? जी सर, देखिए ये काफी टिपिकली एक रेंज में है। बेहद कंसोलिडेशन में ये ट्रेड कर रहा है। 289 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 320 के ऊपर ही इसका एक स्विंग हाई यहाँ पे बनेगा, और जो खरीदारी की जो सलाह रहेगी वो 320 के ऊपर रहेगी। अगर आप संभाल रहे हैं इसको तो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा नीचे नजर आ रहा है। यहाँ पे 255 के आसपास इसका रॉक बॉटम समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इतना आपके पास में वेटिंग पीरियड है तो 255 की स्टॉप लॉस के इसको होल्ड करें, और 320 के ऊपर मुझे लगता है कि ये 360 रुपए तक जाने के लिए रेडी है। ये स्टॉक काफी नेचर में वाइल्ड है, इसकी मूव जो है काफी वाइल्ड रहती है, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। राइट, तो स्पंदना स्फूर्ति में कब स्फूर्ति आएगी तो ये 255 पे स्टॉप लॉस लगाएं, और ये अगर 300 के ऊपर निकला यहाँ तो 320 और आगे के टारगेट्स दिखा सकता है। तो फिलहाल 255 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर राजेश जैन, बीकानेर से कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, स्वागत है। शेयर्स बताइए प्लीज। सर मेरे पास ट्रेंड के 100 शेयर है, 5700 का बाई है, और दूसरा है बिरला सॉफ्ट 500 है, 430 का बाई है। सर कितना लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा इसको? जी, तो ट्रेंड का आपका शेयर आपको 56 रुपये 50 पैसे का नुकसान कर रहा है हर शेयर पे। 5700 का आपका भाव है। हालांकि शायद मैनेजेबल होगा आगे पीछे चलते हुए, लेकिन पंकज जी से पूछेंगे कि कितना वक्त लगेगा। मैं जहां तक ट्रेंड का सेटअप देख रहा हूँ ये 200 डीमा के ऊपर बहुत आसानी से क्लोज होते हुए नजर आया है। तो ये ऊपरी लेवल से आज थोड़ा सा फिसला जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे इसके अंदर 5500 का एक स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करे।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो करीब करीब 5,900 और 6,100 तक की मोमेंटम यहाँ पे बन सकती है। जिस तरीके के वॉल्यूम एक्टिविटी और पॉजिटिव आरएसआई का जो डाइवर्जन यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की सलाह रहेगी। 6,100 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। राइट, तो देखिए आप उम्मीद है यहाँ पर आपका तो सिर्फ 56 रुपये का लॉस था, लेकिन आगे आप होल्ड करें इसे 5500 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 6100 5900 टू 6100 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। इन्हें आपके भाव से ठीक ठाक ऊपर ये जा पाएगा, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। दूसरा था बिरला सॉफ्ट, तो बिरला सॉफ्ट में क्या सलाह देंगे सर? सर जी, बीसॉफ्ट के अंदर 2 दिन पहले हम लोगों ने एक अच्छी खासी रैली देखी और आज जिस तरीके से एक 5% का एक ड्रैग डाउन यहाँ पे हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये एक पूरे आईटी के क्षेत्र के अंदर एक बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ से देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि 380 अगर यहाँ पे बिरला सॉफ्ट अगर तोड़ देगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट लेना हुआ ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर कहीं भी आईटी में अगर उछाल आता है, तो ये 410 के ऊपर दोबारा 440 460 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ये लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए सर इसको। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है बिरला सॉफ्ट में। अभी के लिए बोल रहे हैं 380 अगर चला जाता है गिर के तो फिर एग्जिट बनता है, और लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो होल्ड कर लीजिए, और अगर उछला तो यहाँ से 410 440 और 460 तक के ये भाव आपको दिखा सकता है। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा होल्ड करके रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं कॉलर हैं मुंबई से प्रभाकर साहब। प्रभाकर जी गुड इवनिंग, क्या शेयर्स हैं सर? हेलो हाँ सर। सर, मेरे पास आईओसी के 3,000 शेयर्स है 133 के भाव। अच्छा, सब एक साथ ले लिए या फिर धीरे धीरे खरीदे? सर एक साथ तो लिए यार। एक साथ लिए, बढ़िया है। लेकिन चलिए 9 रुपए का प्रॉफिट भी है हर शेयर पे, 3,000 आपने ले रखे हैं तो बुरा नहीं है ये। 133 का आपका भाव है और अभी 141 पे पहुंचा हुआ है। क्या ये यहाँ से और ऊपर आपको दे पाएगा, वो हमें पंकज जी बताएंगे। तो पंकज जी, आईओसी में क्या मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं? जी विपिन जी, ये मेरे ख्याल से एक जो पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर का जो प्ले है, ये सबसे बड़ा कैंडिडेट आने वाले कुछ दिनों के अंदर आईओसी में देखने मिल सकता है। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स इसके अंदर देखने मिले हैं अभी पिछले कुछ दिनों से, कंसोलिडेशन में जरूर है, लेकिन इनकी जो बाइंग है वो टू द पॉइंट लग रही है। यहाँ पे सपोर्ट पिक के आसपास इनकी बाइंग है। मुझे लगता है कि ये अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो इसको 155 रुपए तक इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक है तो 200 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर 9 महीने से 1 साल तक का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, तो शॉर्ट टर्म में 155 दिखा देगा और लंबी अवधि होल्ड करके ले गए तो फिर 9 से 1 साल के बीच, 9 महीने से 12 महीने के बीच में ये 200 रुपये भी दिखा सकता है। तो प्रभाकर साहब रखिए इसको, अभी आपको लगे जल्दी बेचना है तो 155 का इंतज़ार कीजिए, और अगर आप थोड़ा लंबा इसको संभाल सकते हैं तो फिर ये आपको 200 रुपये भी दिखा पाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा, 9 महीने से साल भर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं किरण आड्या फ्रॉम न्यू दिल्ली। किरण साहब स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन है L&T फाइनेंस पे। जी मैम। मैंने बाय किया था 75 पे, तो अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट एग्रो पे, वो मैंने बाय किया बहुत हाई कॉस्ट पे 860 पे, और वो कभी मुझे मतलब 400 के आसपास ही दिख रहा है तब से। क्या कौन सा स्टॉक बोला मैम आपने? विच एग्रो? बेस्ट एग्रो, BEST, बेस्ट एग्रो। बेस्ट एग्रो, ओके जी, ठीक है, उसको भी देखते हैं। एक और बता पाए तो मैं तीसरा भी बोलूं। चलिए पहले 2 देख लेते हैं, फिर तीसरा भी ले लीजिएगा जरूर। तो देखिए आपका जो L&T फाइनेंस है इसमें तो आपको अच्छा फायदा हो रहा है मैडम, करीब 96 रुपीज़ से ज़्यादा का पर शेयर। अब आगे कितना और ये लाभ दे पाएगा ये हमें पंकज जी बताएंगे। तो पंकज जी, L&T फाइनेंस में क्या मैडम का मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा? जी डेफिनेटली एक जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप वीकली चार्ट्स के ऊपर देखने मिल रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करने की भी हिदायत रहेगी यहाँ पे। 155 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस इन्होंने ट्रेल करना है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये नुकसान में तो नहीं रहेंगे। और ऊपरी लेवल पे इसके जो टारगेट्स है 192 एंड 210 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है। अगर मैं कंडीशनल बात करूं यहाँ पे तो 177 के ऊपर
एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव एंटिसिपेट हो सकता है यहाँ से। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बशर्ते है कि आप 155 का जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले यहाँ पे। ठीक है जी, तो 155 का यहाँ लगेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और 177 के ऊपर बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। 192 210 तक ये जा सकता है। बेस्ट एग्रो मैम कवरेज क्षेत्र के बाहर है, इसलिए नहीं ले पाएंगे। आप तीसरा स्टॉक कुछ पूछ रही थी, प्लीज वो बताइए। बंधन बैंक सर। बंधन बैंक, ठीक है सर, बंधन बैंक पे क्या राय देंगे? जी, बंधन बैंक के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एक दायरे में है पिछले 4 वीक में, और ये क्रिटिकल जोन है। काफी रोज चर्चा होती है सीएनबीसी आवाज पर इसके, और मुझे भी लग रहा है कि ये 171 72 के ऊपर इसके अंदर एक बड़ा क्लस्टर खुलने जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 190 और 200 तक के टारगेट्स इसके अंदर शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। क्रिटिकल जंक्शन पे है अभी ये, तो मुझे लगता है कि 172 के ऊपर डेफिनेटली इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एंटिसिपेट होती हुई नजर आ सकती है। इस वीक का जो लो है, मतलब आज का जो लो रहेगा 164.40 रुपए का, उसके थोड़ा नीचे मतलब 163 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है जी, तो बंधन बैंक अगर है आपके पास मैम तो इसे होल्ड कीजिए। 163 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। 190 200 तक के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल हम लेते रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, और हम अगले हफ्ते की आपकी तैयारी करा चुके हैं और अब आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए अब हमारे पास, विनोद कुमार जी फ्रॉम गाजियाबाद। विनोद जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे सर? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास सर केईसी इंटरनेशनल के 330 शेयर हैं सर, एट द रेट ऑफ 1200 रुपये जी, और ठीक घाटा भी है 367 का। कोई बात नहीं, लॉस। हाँ सर, गॉट योर पॉइंट। लॉस होता रहता है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पंकज जी, क्या कर सकते हैं केईसी इंटरनेशनल में? तो देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अभी कुछ सुधरते हुए नजर आया है यहाँ पे, और आज दिन में थोड़ी गिरावट यहाँ पे विटनेस हुई है। 200 डीमा के नीचे ये थोड़ा सा ट्रेड जरूर कर रहा है। मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स ये हैं कि इसके कंसर्न्स बड़े हैं यहाँ पे। वॉल्यूम्स के किसी दिन बड़ा उछाल आ जाता है, उसी दिन भी सेलिंग हो रही है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 810 का। मुझे लगता है अगर 810 के नीचे अगर स्लिप होता है तो ये दोबारा 760 और 680 तक की लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकती है। अपसाइड जो है ये थोड़ी सी लिमिटेड लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ से 880 920 तक की एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड अगर कहीं आती है तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से दोबारा सेलिंग के मौके देखने मिलेंगे यहाँ पे। 810 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। चलिए, तो 810 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। आगे 880 900 तक के भी स्तर देख सकता है, लेकिन इधर 760 680 तक फिसल भी सकता है। तो साइडवेज दोनों तरफ ये इसमें मूवमेंट हो सकती है, लेकिन फिलहाल 810 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए अगर आपने ले रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं नरेंद्र पांडे साहब, जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे सर? सर नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी, नमस्कार, बताइए। मैं ये मेरे पास एचयूएल के 15 शेयर हैं 4590 के, और शक्ति पंप है 1100 रुपए की रेट से 50 शेयर। हाँ, आप एचयूएल की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, एचयूएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नहीं, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके जी, 45 शेयर 4590 के भाव पर और 384। ठीक है जी, बढ़िया प्रॉफिट है आपको हर शेयर पर। अब यहाँ पर इस समय तो डिफेंस की थीम चमकी हुई है, लेकिन आगे कैसा करेगा ये शेयर हमें बताएंगे पंकज जी। पंकज जी, तो हैं ये ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं, 384 पर शेयर इनको प्रॉफिट है। क्या कर सकते हैं आगे? जी, रिसेंट इसके हाईज जो देखने हम लोगों को मिले हैं यहाँ पे 5150 160 की रेंज यहाँ पे देखने मिली है। ये काउंटर को डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। इसके अंदर जिस तरीके के मूव्स आते हैं, काफी बड़े बड़े मूव्स आते हैं, 5-5% तक की मूव्स एक एक दिन में हम इसके अंदर विटनेस करते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक 4700 रुपए तक का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी क्लोज करेगा, तब हम लोग इसके अंदर एग्जिट करने की सलाह देंगे। वो भी टेक्निकली। अगर आप निवेशक है, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं लिया हुआ है,
6-8 महीने का यहाँ पे होराइजन है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चले। 5300, 5800 ऐसे 2 टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। चलिए जी, स्ट्रॉन्ग होल्ड कीजिए। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को और ऊपर उड़ना है। 5300 तक के इसके टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को होल्ड कीजिए और आपको ऑलरेडी इस पर एक अच्छा मुनाफा था, वो आगे आपका और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम इजाज़त लें। पंकज जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? नहीं सर, कोई डिस्क्लेमर नहीं है। जो भी डिस्क्लेमर है वो समय पे मैं देता हूँ, तो आज कोई डिस्क्लेमर नहीं है। ओके सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और अगले हफ्ते के लिए उनकी तैयारी भी करवाई। और आपके लिए भी ये सप्ताहांत तो बहुत शानदार बीते, ये हमारी शुभकामनाएं। हैप्पी वीकेंड। और सभी दर्शकों को भी हम हैप्पी वीकेंड कहेंगे, लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी को मत भूलिएगा। जो बातें आज यहाँ बताई हैं ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये एपिसोड आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ऑलवेज देख ही सकते हैं। कोई बात अगर सुननी है दोबारा जाके ज़रूर सुन लें और फिर अगले हफ्ते के लिए अच्छी तैयारी करें। तो इसी के साथ आपको भी हैप्पी वीकेंड। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।